स्लाइड शो। आई होप ये स्लाइड्स आपको विजिबल है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम धीरे धीरे अकाउंटिंग बेसिक्स को समझेंगे कि वो क्या होते हैं, क्योंकि टैली में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज होंगे या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा। तो टैली की पावर क्या है, इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि टैली यूज किस लिए होता है, राइट। ओके, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम करते क्या है, ये हम अपने फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट वाली क्लास में बहुत सीखते हैं कि हम बेसिकली करते क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। हम अपने सारे मनी के सोर्सेज रिकॉर्ड करते हैं, या हम वो सोर्सेज रिकॉर्ड करते हैं जहाँ से इस महीने पैसे आ सकते हैं, राइट। अलग अलग सोर्सेज लाइक प्रॉब्ली योर अलाउंस, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से जो पैसे आते हैं वो, या अगर आप सैलरी मिल रही है आपको वो। तो या फिर आपका फ्रीलांसिंग का काम, कि आपने किसी के डॉग को वॉक करा दिया, आपने किसी घर की घास काट दी है ना, या फिर आपने किसी के लिए कंटेंट क्रिएट कर दिया, रील क्रिएट कर दी है ना। तो आप पहले देखते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, फिर आप ट्रैक करते हैं कि पैसे जा कहाँ कहाँ रहे हैं, राइट। या तो पैसे या तो आपकी एक जरूरतों में जा सकते हैं, आपकी चाह में जा सकते हैं। हम फाइनेंशियल उसमें मनी मैनेजमेंट में ये भी सीखते हैं कि हमारी नीड्स होती हैं, हमारी वांट्स होती हैं, राइट। हमारे पैसे दोनों तरफ जा सकते हैं। आप अपने हर जगह खर्चे ट्रैक करेंगे कि आप आप कॉफी पीने कैफे गए, आपने इस महीने एग्जाम के लिए बुक्स खरीदी। तो आपके जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं आप उनको ट्रैक करेंगे, और आप फिगर आउट करेंगे प्रॉफिट फॉर द डे। प्रॉफिट फॉर द डे का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट फॉर द डे का मतलब होता है कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, राइट। मेरे पास पूरे दिन में 1,000 रुपए आया और मेरे दिन में 700 रुपए गया, मतलब मेरे पास 300 रुपए का मुनाफा हो गया, राइट। प्रॉफिट फॉर द डे। प्रॉफिट वैसे एक टर्म कंपनीज के लिए यूज होता है, बट आप पर्सनली भी फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं आप मानिए कि आप जो है, मतलब ये अगर एक कंपनी में मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो भी है, या आप मान लीजिए कि आप कुछ भी समझ लो, आप कॉफी बनाते, मान लीजिए आप कॉफी बनाते हैं, तो आपको कॉफी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आप उनके बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे आपको कॉफी बीन्स लगती हैं, आपको दूध लगता है, आपको चीनी लगता है, जो भी, और एक मशीन जो मिक्स करने वाली होती है, आपको हजारों चीजें लगती है ना। तो आपको जो भी है वो चीजें लगती हैं, तो आप फिगर आउट करते हैं कि हाँ, ये सब करने करने का मेरे को कॉफी बनाने का 100 रुपए लग जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं कॉफी 150 रुपए की बेचता हूँ। तो 150 रुपए आपके पास आया, 100 रुपए आपका गया, 50 रुपए आपका प्रॉफिट। ठीक है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो पैसे आते हैं, रेवेन्यू वर्ड सुनो, रेवेन्यू मतलब जो पैसे आते हैं सेल करके, रेवेन्यू मतलब जो पैसे आते हैं सेल करके, माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा होता है, क्या बचता है? प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जो पैसे आते हैं अपनी आइटम सेल करके, माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है, रिजल्ट्स इन प्रॉफिट, मुनाफा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप अपने मंथली स्पेंडिंग को ट्रैक करते हैं, आप अपने प्रॉफिट को फिगर आउट करते हैं, और आप रोज की सेल्स का ट्रैक रखते हैं, राइट। स्पेंडिंग और सेल्स का ट्रैक रखते हैं और अपने प्रॉफिट को फिगर आउट करते हैं। वही तीनों चीजें हो गई। सेल्स, डेली सेल्स होता है रेवेन्यू, राइट। एक्सपेंसेस हो गया मंथली स्पेंडिंग, और बचा क्या? प्रॉफिट। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे, मैं जो लाइन 3 बार बोल चुकी हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब हमारी रोज की सेल, एक्सपेंसेस मतलब हमारी रोज की स्पेंडिंग, और प्रॉफिट मतलब जो हमारे इसका बचा के मुनाफा। ठीक है। अकाउंटिंग एग्जिस्ट एवरीवेयर, not just in giant companies. It simply means keeping track of money coming in and coming out, going out. तो अकाउंटिंग का सबसे आसान शब्दों में यही मतलब है कि कितना पैसा अंदर आ रहा है माइनस कितना पैसा बाहर जा रहा है, ताकि एंड में मुनाफा निकाल सके, क्योंकि सारी कंपनीज एंड ऑफ द डे मुनाफे के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बट उनके नाम में ही फिर नॉन प्रॉफिट होता है। उसके अलावा कंपनी का एक्चुअल गोल ही प्रॉफिट कमाना। ठीक है। कंपनी का भला करना किसी कंपनी का गोल नहीं होता है। कंपनी का गोल होता है कि हम इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं ताकि हम मुनाफा कमा सकें। ठीक है। इसमें देखो सेम चीज लिखी हुई है कि पैसे अंदर कैसे कैसे आते हैं। या तो आपने सेल करी है ना, आपने अपना सामान बेचा तो पैसे अंदर आ गए, या फिर आप मान लीजिए किसी को लोन दे दिया, आपने लोन दिया तब भी पैसे अंदर आएंगे। किस चीज के पैसे अंदर आएंगे? इंटरेस्ट के पैसे अंदर आएंगे, है ना। तो वो बिजनेस की चीज नहीं होती है, बट हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम दोनों को थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हैं। तो पैसे अंदर बहुत रीजंस की वजह से आ सकते हैं, राइट। आपकी कोई सेल्स हो गई, जैसे मैं बात कर, आपको पॉकेट मनी मिल गई तो हो गई। आपका कोई छोटा मोटा यही साइड गिग वगैरह जो चलते हैं, है ना, कि किसी के डॉग को वॉक करा दिया, भी मैंने बताया, किसी के घर की घास काट दी, या किसी को कुछ सामान डिलीवर करा दिया, साइड गिग से पैसे आ गए, राइट। तो स्टाइपेंड हो गया, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उससे पैसे आ गए, राइट। तो अलग अलग सोर्सेज से पैसे अंदर आ सकते हैं।
और अलग अलग सोर्सेज के लिए पैसे बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजेस रेंट्स बिल। अगर मेरी एक शॉप है, जैसे यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप दिखा दी उन्होंने, तो अब इसमें मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जो सामान उनको बेचना है, जैसे उनको फोन के कवर बेचने हैं, तो पहली बात उनको वो खरीदने पड़ेंगे, राइट, एक बड़ी मार्केट से खरीदने पड़ेंगे जाके। हो सकता है उन्हें फोन भी बेचना हो तो वो भी खरीदने पड़ेंगे, राइट। अब मोबाइल को रिपेयर करना है तो वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं को वो भी खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो वो उनकी परचेजेस हो गई। अगर वो दुकान में रह रहे हैं, उनकी दुकान रेंट पे है, तो दुकान का रेंट हो गया। दुकान के बिल भी आएंगे, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वहां पे पानी पी रहे हैं तो पानी का बिल आएगा, है ना। या फिर जो जो भी यू नो हाँ, बेसिकली यही है। तो बेसिकली मनी इन माइनस मनी आउट, राइट। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको और एक्सपैंड कर सकते हैं कि किन किन वजहों से आपके पास पैसा आता है और किन किन वजहों से पैसा जाता है, राइट। तो अकाउंटिंग क्या लिखा है? अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग दीज मनी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज टू स्टे परफेक्टली ऑर्गेनाइज। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? ये जितनी भी हमने एक्टिविटीज की बात करी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं बही खाते में अलग अलग तरीके से। बेसिकली आपने, आई होप आपने सुना हो, नहीं सुना तो हो सकता है यहाँ पे आगे आएगा, वरना वैसे ही बता दूंगी। जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। तो जर्नल में क्या होता है? जर्नल में हम सारी एंट्रीज लिखते हैं कि यहाँ से पैसा आया, यहाँ पैसा गया, यहाँ से पैसा आया, यहाँ पैसा गया, राइट। लेजर में हम उनके टेबल बनाते हैं। जैसे मेरा टेबल पता है किस किस चीज का बनेगा? मेरा एक कैश का टेबल बनेगा, मेरा एक सेल्स का टेबल बनेगा, मेरा एक परचेजेस का टेबल बनेगा। तो लेजर में ऐसे जो जो आइटम होती है सबका टेबल बनता है। आई एम नॉट श्योर यहाँ आगे आएगा, आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना है क्योंकि बाकी हम टैली में ही देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जर्नल में क्या होता है? जर्नल में हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है कि यहाँ से पैसा आया, यहाँ पैसा गया, यहाँ से पैसा आया, यहाँ पैसा गया, ऐसा, है ना। कि जैसे तुम लिखोगे, अगर हमारी जर्नल है तो हमारी, मान लो तुम्हारे पास तुमने किसी को पैसे दिए थे, तुमने किसी को पैसे दिए थे, कोई तुम्हारा उधारी था, उसके वहां से पैसा आया, तो हम ऊपर लिखेंगे कैश आया, कैश लिखेंगे, कैश आया, और फिर नीचे लिखेंगे किससे आया, है ना। फिर ऊपर लिखेंगे क्या आया, फिर लिखेंगे किससे आया, राइट। तो ये प्रोसेस होता है हमारा जर्नल में। और लेजर में क्या होता है? इन्हीं चीजों के अकाउंट बन जाते हैं, राइट। कैश का एक अकाउंट बन गया, उस बंदे का एक अकाउंट बन गया जिसको तुमने पैसे दिए थे, है ना। डेटर कहते हैं उसको बेसिकली, डेटर और क्रेडिटर। आई होप ये टर्म्स आपने सुने। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है कि हम इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, इनको समेटें और इनसे एंड में प्रॉफिट निकालें और देखें कि ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बही खाते का चिट्ठा खोलना और उसको रिकॉर्ड करना बहुत अच्छे से, और फिर उसको समराइज करना, दैट इज अकाउंटिंग फॉर यू। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग मनी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज। एक चीज बार बार आ रही है, मनी रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो एम्प्लॉय हैं वो धरने पर चले गए तो तुमने कह दिया मनी आउट, मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरा तो कोई ऑफिस में काम नहीं कर रहा, मेरा तो लॉस हो रहा है। आप सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखने हैं इसमें, राइट। आपके एम्प्लॉयज जो है उनकी क्वालिटी कैसी है वो इसमें नहीं आ पाता है, राइट। उन फैक्टर्स को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो क्वालिटी फैक्टर्स हैं। यहाँ हम सिर्फ क्वांटिटी वाले फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अब यहाँ लिखा है कि बिजनेस रिकॉर्ड्स मैटर क्यों करते हैं, क्यों हमको इतना बही खाता बनाना है, इतना सिर माथा पर्ची करना है। अभी तक किसी को कोई डाउट है? हमने जो 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं, किसी को कोई डाउट है उसमें? पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है? एग्जाम्पल, फैमिली से पैसे पिए और उसे अपना सेल्फ। वाह 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 वाह। सुबह सुबह प्रियांशु बाबा आ गए हमारी क्लास में। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है जब लोग क्लास सुनते हैं यार गाइस। ओरियन पे क्लास सॉर्ट। किसी को कुछ पूछना है? फाइनेंशियल मॉडलिंग तो एक्सेल से ही होता है रंजन। तुम ऐसा क्लास छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, सोच लो। नो डाउट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अपडेट करते हैं इसको। ओके। तो बिजनेस रिकॉर्ड्स क्यों मैटर करते हैं, हमारा सवाल ये था। तो कह रहे हैं बिना अकाउंटिंग के क्या हालत होगी। आप समझिए, ये चीज अगेन हम फाइनेंशियल लिटरेसी मनी मैनेजमेंट में सीखते हैं कि हमें बही खाता बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप पर्सनली अपनी बात करें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हो रखा है कि आप सुबह सुबह उठते हैं, आप कहते हैं कि आहा, आज तो है मेरे पास 1000 रुपए, आज होगी पार्टी। आप वो 1000 रुपए लेके दिन के निकलते हैं और आप दिन के एंड में जब वापस आते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं कहाँ गए, पता ही नहीं कहाँ गए। ऐसे नहीं चलता है। अभी 1000 रुपए के साथ ऐसा हो रहा है, जब आप कमाना शुरू करेंगे आपके अकाउंट में 50,000 रुपए होंगे ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो बेसिकली अकाउंट मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एक पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हैबिट होती है। उससे आपको आइडिया रहता है
कि पैसा अगेन कहाँ से आया और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है ना, और क्या प्रॉफिट बच रहा है। राइट, तो आपको एक क्लियर आइडिया होना, आपको दिन के एंड में स्ट्रेस ना होना कि भाई पैसा गया तो गया कहाँ, इसके लिए अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। राइट, और आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अगेन मैंने कहा आप कॉफी बनाते हो, ये चीज समझो, ठीक है, आप कॉफी बनाते हो और जो भी है आप अपना दूध वगैरह सोर्स करते हो, अपने कप वगैरह सोर्स करते हो, आप कॉफी बीन्स वगैरह को सोर्स करते हो, आप चीनी को जो भी चाहिए, आइसक्रीम को, सबको सोर्स करते हो, ठीक है। और आप कॉफी मान लो आप सोचते हो कि यार ये कॉफी कितने में बिकती है, ठीक है, आप कोई और हिसाब नहीं लगाते, आप ऐसे कहते हो कॉफी कितने में बिकती है, कॉफी 150 रुपए में अच्छी बिक जाएगी। तो आपने इस कॉफी को बेच दिया 150 रुपए में, ठीक है, और आपकी कॉफी की बहुत बिक्री हुई, बट एंड में आप ना उधारी पे कॉफी बेच रहे हो, आपके पास उधारी एज इन आप लोन लेके कॉफी बेच रहे हो, आपके पास पैसे ही नहीं बचे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करा कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हुए सामान खरीदने में, और तब आपको डिसाइड करना चाहिए था कि आप कितने की कॉफी बेच सकते हो। आपके एक्चुअली खर्चे ही 200 रुपए के हो गए और आपने कॉफी 150 रुपए की बेची, इसलिए आपका नुकसान हो गया। तो अकाउंटिंग से ये फायदा होता है कि पैसों का मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। आपको एक आइडिया होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, आपको आइडिया होता है कि कितने पैसे जाने चाहिए एक फायदे के लिए, है ना। आप कोई एनपीओ तो रन नहीं कर रहे हो, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो रन नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको 150 रुपए लग रहे हैं तो आपको मिनिमम 200 रुपए में तो कॉफी बेचनी चाहिए, राइट। तो अकाउंटिंग से पैसे मिसमैनेज नहीं होते, एक एक पैसे का हिसाब होता है कि कहाँ कहाँ पैसा गया, जिससे कहाँ कहाँ पैसा लग सकता है ये आपको पता चल जाएगा, राइट। तो पैसों का हिसाब होना बहुत जरूरी है, कहीं से लीकेज होना लाइक हमें अवॉइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से छेद से बाकी पैसे निकल, राइट, ये एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है, कोई एम्प्लॉय हमारे पैसे चोरी कर रहा है पता ही नहीं है। अगर आप सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करके रखोगे तो एम्प्लॉयज पैसे निकालेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा, राइट। एक जोक सुनाते हैं अभी मेरे को। तो एक अंकल होते हैं, वो दुकान चला रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला आता है ना, अभी आपका एलजीबीटीक्यू का महीना आता है जो, राइट, गेज लेस्बियंस वाला मंथ आता है जो, तो वो ऐसे दुकान चला रहे होते हैं। तो वो एक हफ्ते के लिए ना कहते हैं कि मतलब वो एक महीने के लिए, जो प्राइड मंथ आता है जो अभी जून जून ही हमारा प्राइड मंथ, वो कहते हैं कि प्राइड मंथ के लिए मैं सारे गेज और लेस्बियंस को ना 15% ऑफ दूंगा, ठीक है, सबको मैं 15% ऑफ दूंगा। अब वो सारे ट्रांजेक्शन करते रहते एंड में आते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं कि यार ये हिसाब मैच नहीं कर रहा है, हिसाब मैच नहीं कर रहा है, मतलब जितने हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए थे उतने हमारे पास पैसे आए ही नहीं। वो परेशान, अपनी बेटियों के दी, तूने पैसे उठाए, तूने चोरी करे, कहते नहीं नहीं नहीं। तो बहुत लड़ाई हो गई, बहुत लड़ाई हो गई, फिर उनको याद आया कि उन्होंने गेज और लेस्बियंस को 15% डिस्काउंट दे रखा था, इसलिए जितने पैसे आने चाहिए थे उतने कैश में है। राइट, तो अकाउंटिंग इसलिए भी मैटर करता है कि आप देख रहे हो कि आपने इतना कैश रिकॉर्ड करा है, तो इतना कैश आपके पास एक्चुअल में हाथ में होना भी चाहिए, है ना। मिसमैनेजमेंट से मदद होती है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं विदाउट अकाउंटिंग क्या लिखा है। मनी गेट्स मिसमैनेज्ड, एक्सपेंसेस गो अनरिकॉर्डेड, मिसिंग बिल्स, पर्सनल एंड बिजनेस मनी गेट्स मिक्स्ड, लॉसेस गो अननोटिस्ड। आई होप ये बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि मनी मिसमैनेज होती है, हमने देख लिया, एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड जाते हैं, हमने देख लिया, मिसिंग बिल्स वही हमने देख लिया कि आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन कौन से खर्चे हो रखे हैं इस कॉफी को बनाने में, और इसका बिल भी गायब है। तो अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने में बेचनी है ये कॉफी, राइट। एकदम परेशान हो गए हो आप, कुछ पता नहीं है कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ पैसा जा रहा है, कितने में बिकनी चाहिए एक्चुअल में कॉफी, ये भी आइडिया नहीं लग रहा है। पर्सनल एंड बिजनेस मनी गेट्स मिक्स्ड, आपने कोई हिसाब ही नहीं रखा हुआ है। अब आप ही का बिजनेस हो, आप ही लाला हो, आपने बिजनेस के पैसों का हिसाब नहीं रखा हुआ है, तो आप कभी इसमें से कहीं उठा के लेके जा रहे हो पैसे, आपके बच्चे कहीं उठा के लेके जा रहे हैं पैसे, राइट। तो कितना पैसा एक्चुअल बिजनेस से जनरेट हो रहा है, बिजनेस में एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं, ये भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि बिजनेस अलग है, आप अलग है, बिजनेस का हिसाब किताब अलग रखना है, अपना हिसाब किताब अलग रखना है, ठीक है। महीने के एंड में जो पैसे घर के लेके जाने दैट इज डिफरेंट, बट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आपको समझना है कि बिजनेस एक अलग चीज है, एक अलग चीज है, उसको अलग से आपको उसका ख्याल रखना है, आप उसके केयर टेकर हो, है ना। तो आपको उसके लिए सारे उसके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं और सारा उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ताकि आप देख सको कि उसको कितना प्रॉफिट, राइट। अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ क्या लिखा, क्या क्या होगा, ट्रैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजेस कैश फ्लो, ये बहुत चीज जरूरी है, आप ये चीज समझो। कैश फ्लो क्यों जरूरी, क्योंकि बिजनेस में हमेशा जो सेल होती है वो कैश पे नहीं होती है। आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा उधार पे चीजें लेके जाते हैं और वो बाद में कैश देते हैं। अब मान लो कि आप नए नए आए हो मार्केट में, आपको ना अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, आपको है कि लोग आपको भरोसा करें।
तो आप क्या करते हो, आप ना हर किसी को लोन पे चीजें देना शुरू कर देते हो, ठीक है। कोई भी आया यहाँ पे मतलब मान लो खुशबू आई, यहाँ पे स्नेहा आई, यहाँ प्रियांशु आया, है ना, रंजना है, कोई भी आया, मैं सबको लोन पे चीज दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग मेरा विश्वास करें, ठीक है। तो क्या हुआ एंड में ये हुआ कि मेरे पास खुद को ही कैश नहीं बचा। मेरे पास खुद को ही कैश नहीं बचा कि मैं अपने सप्लायर को पेमेंट कर पाऊं। मेरा सारा पैसा तो मैंने उधारी पे चला गया, राइट, क्योंकि उधारी से मेरे को पैसा आएगा, फिर वो पैसे से मैं सप्लायर को पेमेंट करूंगी, राइट। बट मैंने सबको उधार पे दे दिया और उन्होंने अभी मेरे को पेमेंट करी नहीं, तो मेरा सप्लायर के लिए कोई पैसा नहीं बचा, राइट। तो कैश फ्लो मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। आपके पास हमेशा कैश होना चाहिए बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, बिकॉज आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, आपको घर पे भी थोड़ा बहुत पैसा लेके जाना है, राइट। रोटी कपड़ा मकान कैसे मैनेज होगा आपका, है ना। आपको सप्लायर को पैसे देने हैं, क्योंकि अगर सप्लायर को आपने पैसे दे दिए तो सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा तो कॉफी कैसे बनाओगे, राइट। हो सकता है थोड़ा बहुत उनसे भी उधार पे मिल जाए, बट एक बेसिक अमाउंट ऑफ कैश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। आपका बिजली का बिल आता है, आपको वो भरना पड़ेगा, राइट। आपको उस प्लेस का रेंट जाता है, वो कैसे भरोगे। हर किसी से उधारी आप भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसलिए कैश फ्लो मैनेज करना बहुत जरूरी है, आपके लिए रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर महीने की एंड में आपके पास इतना कैश है कि आप ये सारी जरूरतें मीट कर पाओ, है ना। कोई चाह इच्छा नहीं, बट ये जरूरत, राइट। अवॉइड कंफ्यूजन, हेल्प्स मेक स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस। स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस वही होगा कि आपको पता होगा कि मेरे को आज के डेट में अपने बिजनेस में कम से कम इतना कैश चाहिए, तो मैं उधारी पे ज्यादा नहीं दे सकता, या ज्यादा टाइम के लिए नहीं दे सकता, राइट। वो आप अपने बिजनेस में खुद जान पाओगे, राइट। अगर मेरे को पता है कि मेरे को बिल देना है, अभी अभी रेंट देना है मेरे को 15 दिन में, और मैं किसी को 2 महीने के लिए पैसे उधार पे दे दूं, ये 2 महीने के लिए मैं कहूँ कि 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो दिक्कत है, राइट। तो मैं कहूंगी कि तुम 15 मैक्सिमम 20 दिन में मेरे को पैसे दे देना, क्योंकि मेरे को अपने सारे खर्चों का ख्याल रखना है, राइट। तो स्मार्ट बिजनेस डिसीजन यही होता है कि आप अपनी भी जरूरतों का ख्याल रखें और दूसरों की भी जरूरतों का ख्याल रखें। ओके, द बिजनेस बैलेंसिंग एक्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स अगेन। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ एग्जांपल में भी, कि बिजनेस के पास कुछ भी अगर वैल्यूएबल चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। एसेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन वैसे ऐसे होती है कि कैसे बताऊं मैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट करके टर्म आता है। तो एसेट बेसिकली वो होता है कि जिसको बेच के आपको फायदा हो सके। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज होती है जिसको बेच के, कभी भी आप बेचो उसको तो आपको फायदा हो सके, ठीक है। जैसे अगर मैं इस चेयर पे बैठी, मैं इसको बेच सकती हूँ, मेरे को फायदा होगा। ये लैपटॉप है मेरे आगे, इसको मैं बेच सकती हूँ, मेरे को फायदा होगा, राइट। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर। कैश को बेच के मतलब कैश, कैश इज टेक्निकली एन एसेट, राइट। वो तो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट है, उसको बेच के आपको कैश आएगा, ऐसा कैश ही आपका बेचा हुआ सामान है, राइट। तो वैसे फर्नीचर और कंप्यूटर, फर्नीचर को आप बेचोगे तो आपको फायदा होगा, कंप्यूटर को आप बेचोगे तो आपको फायदा होगा। यहाँ पे इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करा हुआ, हम एक बार गूगल पे जाते हैं और हम एसेट को थोड़ा सा खोल के देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू सी ढंग से, कि ये टर्म्स तुम्हारे बार बार आएंगे तो दिक्कत आएगी। फिर हम ढंग से बता देना चाहिए, राइट। देखो, एसेट इज एनी, लेट्स होल्ड, यस, इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड टू जनरेट इनकम। जिसको बेच के फायदा होगा, या फिर एक चीज और भी समझो तुम, कि मान लो कि तुम्हारा बिजनेस है और तुमने उस बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी, कि ये मशीन से मैं बिजनेस करूंगा, राइट। जैसे कॉफी की मेरी शॉप थी, तो कॉफी मेकिंग मशीन आएगी नहीं आएगी, है ना। अब कॉफी मेकिंग मशीन से दो फायदे हैं, आप इसको फ्यूचर में बेचोगे तो भी आपको फायदा होगा, और आज की डेट में ये आपकी इनकम भी जनरेट करवा रही है, राइट। तो दो चीजें हो गई कि जिस चीज को बेच के फ्यूचर में फायदा हो जाए, जैसे आपका जो फर्नीचर हो गया कॉफी शॉप में, या जिससे आप आज की डेट में पैसे जनरेट कर पा रहे हो, जैसे कॉफी मेकिंग मशीन, राइट। यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री क्या होता है? बेसिकली इन्वेंट्री मतलब जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, राइट। मेरे पास, अगर मैं मान लो मैं कॉफी सिर्फ ऐसे बना के नहीं बेचती, मैं ऐसे वो पैकेट में भी जो डिब्बी वाली होती है नेस्कैफे वाली, मैं वो भी बेचती हूँ, है ना, या मैं सैशे भी बेचती हूँ, राइट। तो ये सब मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको बेच के भी पैसा आएगा, राइट। तो इसको हम एसेट कहते हैं। तो एसेट का तुमने दो मतलब समझा, एक जिसको बेच के पैसा आए, और जो पैसे कमाने में हेल्प करे, राइट। कोई मशीन वगैरह है जिसको बेच के पैसा आएगा, सॉरी, कोई मशीन वगैरह है जिससे कॉफी बनाऊंगी, उसको बेच के पैसा आएगा, राइट। या फिर हमारा कोई जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, किसी ने अभी गोल्ड भी लिखा था, राइट। गोल्ड भी आपका एसेट है जिसको बेच के पैसा आएगा, राइट। तो एनीथिंग जिसको बेच के पैसा आता है वो हमारा बेसिकली एसेट होता है। उसका ऑपोजिट हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। लाइबिलिटी मतलब हमारा कर्ज, हमारा क्रेडिट, हमने किसी से भी कर्ज लिया है, राइट। अपने अपने सप्लायर से कर्ज लिया, हमने उसको भी पैसे नहीं दिए हैं, हमने कोई पर्सनल लोन लिया है ना। कोई भी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लाइबिलिटी देख सकते हो, राइट। तो लाइबिलिटी मैं तो कई बार लोगों को भी लाइबिलिटी कह देती हूँ, राइट। तुम मेरे को बर्डन कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी बेसिकली कर्ज होता है, एज सिंपल एज दैट।
राइट। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है एसेट के बारे में, मशीनरी, व्हीकल, राइट। आपने कोई पर्सनल, ये फर्स्ट पर्सनल एग्जांपल हो गया कि आपने कोई व्हीकल खरीदा, राइट, आपने कोई कार खरीदी, आपने कोई स्कूटर खरीदा, राइट, तो उसको बेच के आपको पैसा आ सकता है और आपको वो पैसे कमाने में भी हेल्प कर रहे हैं, राइट। आप उस कार, आप उस स्कूटी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो पैसे कमाने के लिए, राइट। तो जो चीज आपको पैसे कमाने में हेल्प कर रही हो या जिसको बेच के फ्यूचर में पैसा आए, वो दोनों एसेट्स होते हैं। और लाइबिलिटी बेसिकली एसेट का उल्टा, जिससे हमें नुकसान होता है, जो हमारा कर्ज होता है, राइट। यहाँ पे लाइबिलिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। ओके, एसेट्स व्हाट यू ओन, जो आपका है, और वही जिसको बेच के आपको पैसा आता है। व्हाट यू ओ मतलब आप पे जो उधारी चढ़ी हुई, राइट। जनरेट्स इनकम और प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये चीज हमने पढ़ी थी कि या तो उस चीज से आपको पैसा आएगा, जिसमें मतलब कॉफी मशीन, उससे आपको कॉफी बेच के पैसा आएगा, या उस चीज को ही बेच के आपको पैसा आ जाएगा। मेरे पास लैपटॉप है, मैं इसको बेचूंगी, मेरे को पैसे आ जाएंगे। ये मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं इसको बेचूंगी, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे मेरे एसेट है। ये टेबल है, इसको बेच के पैसे आ जाएंगे। ये घर है, इसको बेच के पैसे आ जाएंगे, है ना। तो या तो उस चीज से आप पैसे बनवा पा रहे हो, राइट। एक कॉफी मेकिंग मशीन है, या फिर मान लो कि मेरा होते ना मान लो जैसे मान लो मैं ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा रेंट पे देती हूँ, ऑटो रिक्शा रेंट पे देती हूँ ऑटो रिक्शा वालों को चलाने को। तो क्या होगा, ऑटो रिक्शा को मेरे उससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो वो मेरा एसेट हो गया, राइट। जो चीज मेरे को इनकम जनरेट करने में हेल्प करे, या जिसको बेच के पैसा आ जाए, वो एसेट है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सब उसका उल्टा होता है, तो वो लाइबिलिटी हो जाता है, जो कर्ज वाली चीज हो गई, राइट। यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखते हैं। रिक्वायर्स फ्यूचर कैश आउटफ्लोज टू सेटल, मतलब फ्यूचर में हमको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारी उधारी है, ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स क्या है, बैंक लोन्स, मैंने बताया उधारी, बैंक लोन्स, मॉर्टगेजेस, मॉर्टगेजेस आपको पता होगा कि आप कुछ गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, है ना, और आपने किसी सप्लायर से पैसे ले रखे हैं वो, राइट। तो एसेट्स आर बेसिकली समथिंग जिसको बेच के पैसा आए, और लाइबिलिटीज आर समथिंग जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये दोनों में फर्क, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक? कैश गोल्ड इज अ गुड एग्जाम्पल, गुड गुड गुड। कैश भी हमारा एसेट होता है, इसको याद रखना। बेच के पैसा आए, कैश को बेच के पैसा नहीं आता है, बट कैश खुद पैसा है। रंजन, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ, आई विश मैं कर सकती, बट आई कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू ना। मेरे को तो पूरी क्लास दी गई है, आप बात कर लो जाके, मैं कैसे करूँ। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछें, वरना हम आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी, एनी डाउट? नो डाउट गाइस। स्टेबल अकाउंट, स्टेबल विद मनी इन द राइट डायरेक्शन, क्या लिखा है, उधारी लेकर बहुत भाग जाते हैं मैम। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ आ रहा है, होप मजा आ रहा हो। काफी एनर्जी लगती है भाई बोलते। ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है। अब हम स्क्रीन को भी एक बार पढ़ लेंगे। एसेट मतलब व्हाट द बिजनेस ओन्स, क्या चीज बिजनेस की है, जिससे मे बी बिजनेस इनकम जनरेट करेगा, जिसको बेच के बिजनेस को पैसा है। लाइबिलिटी मतलब व्हाट द बिजनेस ओज, बिजनेस में उधारी क्या है, राइट। मनी दैट हैज टू बी पेड बैक, लाइक लोन्स और अनपेड बिल्स। ठीक है, आपको वही इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ गया, तो वो भी आपकी एक लाइबिलिटी होगी, राइट। वो आपकी उधारी है, जब तक आपने उसको पे नहीं करा, तो वो भी लाइबिलिटी हो गया, है ना। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स दिस बैलेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। द डेली मनी साइकिल, ये मैं कितनी बार कितनी देर से मैं बोल रही हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। लॉस क्यों नहीं हो सकता, जब मैंने बताया तुमको कि मैंने सोचा कि मैं 150 का कॉफी का कप बेच देती हूँ, 150 में तो बिक ही जाना चाहिए, और मेरे एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था 200 रुपए लग रहे थे कॉफी बनाने में, है। तो 200, 150 में हमारा जो हमारा सॉरी 150 हमारे पास आ रहे हैं, 200 हमारे जा रहे हैं। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे तो क्या होगा, 150 माइनस 200 हो जाएगा, तो हमारा -50 आ जाएगा। -50 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा 50 रुपए का लॉस हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, जब हमारा एकदम से जियो आया था नया नया, याद है तुमको, फ्री सिम कार्ड, फ्री इंटरनेट, ये सब क्या होता था, ये बिजनेस अपना लॉस कर रहा था उस टाइम। लॉस कर रहा था लोगों को अक्वायर करने के लिए, कि सब लोग उसके पास आ जाए, मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कर लूंगा। बट लॉस बेसिकली क्या होता है, लॉस बेसिकली ये होता है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आप खर्चा कर रहे हो बिजनेस पे, वो ज्यादा हो गया और बिजनेस का प्रॉफिट कम। जैसे एक और एग्जांपल सुनो, कोई नया नया बिजनेस चालू हुआ है,
कोई नया नया बिजनेस चालू हुआ है तो उसको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, हो सकता है उसको थोड़े बहुत डिस्काउंट भी देने पड़े, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत लोगों को उधारी पे भी पैसा देना पड़े, राइट? और इतना पैसा उसके पास आता नहीं है, कोई नया नया बिजनेस शुरू होता है तो नए नए बिजनेसेस यूजुअली लॉस मेकिंग। लॉस मेकिंग का क्या मतलब है कि इनके जो खर्चे हैं वो उनके प्रॉफिट से ज्यादा, राइट? तो एक्सपेंसेस जब मोर देन इनकम हो जाए, एक्सपेंसेस जब मोर देन रेवेन्यू हो जाए तो हमारा वो लॉस बन जाता है, राइट? तो जब हमारी इनकम यहाँ पे मान लो 150 रुपए है और हमारे एक्सपेंसेस है मान लो 200 रुपए हैं, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब हमारा लॉस हो रहा है, राइट? यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, इनकम मतलब मनी अर्नड बाय द बिजनेस, एक्सपेंसेस मतलब मनी खर्चो बाय द बिजनेस, स्पेंट बाय द बिजनेस। अगर ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हमारा प्रॉफिट है, जब इनकम हमारी एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है, और ये नेगेटिव नंबर है तो हमारा ये लॉस है, जब हमारे एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं, ठीक है? एक मिनट में गाइस पानी पियूं, बस 1 मिनट, कोई डाउट है तो चैट में लिख देना, बस 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? गाइज ये सब्जेक्ट में कोई इशू है तो प्लीज सपोर्ट टीम से बात कर लो, मेरे को बोला गया था आज टैली पढ़ाने तो मैं टैली पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आप सर को फोन कर लो, सपोर्ट टीम को फोन कर लो उसके लिए, आई डोंट हैव एनी आइडिया। और मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। राइट, सो आई एम बैक, लेट्स डू दिस। करंट स्लाइड ये हमने देख ली थी, आगे की स्लाइड पर चलते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है, टैली में अगेन एंड अगेन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली अलग अलग अकाउंट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब आप इसको धीरे धीरे नाम से समझें, राइट? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन का अकाउंट। पर्सन का अकाउंट का क्या मतलब है? दो टाइप के पर्सन होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है आपका डेटर, एक होता है आपका क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो इंसान होता है जिसको आपने उधारी दे रखी है ना, जिसको आपने उधारी दे रखी है, जिससे आपको पैसे मिलने हैं, वो आपका डेटर होता है, राइट? मैंने कॉफी बेची किसी को, कॉफी बेची और मैंने उससे पैसे नहीं लिए, अब उसको मेरे को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मेरा डेटर है, वो मेरा कर्जदार है, ठीक है? दूसरा इंसान कौन होता है? दूसरा होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर उल्टा हो गया, जिसकी मैं कर्जदार हूँ, मेरा सप्लायर है, मेरे को उसको भी पैसे देने हैं तो मैं इसकी कर्जदार हूँ, तो वो क्रेडिटर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट क्यों बनाते हैं किसी पर्सन का? ताकि उसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सके, ठीक है? अब अगर राहुल मेरा डेटर है, राहुल को मेरे को पैसे देने हैं, तो मैं एक राहुल का अकाउंट बनाऊंगी, राहुल क्लिक कर, और फिर मैं लिखूंगी कि हाँ इस डेट पर इतने पैसे मेरे को राहुल ने मेरे को देने थे, और फिर जब वो पैसे आ जाएंगे तो मैं वो अकाउंट में लिख दूंगी और वो अकाउंट बंद भी कर दूँ, है ना? तो ये बेसिकली अकाउंट होता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि हमको हिसाब रहे कि कब पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कब जा रहा है। यू गेट इट राइट? पूरा अकाउंट इसलिए होता है, पहले हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उनका एक अकाउंट बनाते हैं, हर बंदे का एक बही खाता बनाते हैं, हर बंदे का, राइट? हर बंदे का, हर चीज का, जो भी कह लो। तो यहाँ पे एक और बार बोलूंगी मैं, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का अकाउंट। और दो टाइप के पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक हमारा डेटर, एक हमारा क्रेडिटर। बैंक अकाउंट को भी इन्होंने पर्सनल अकाउंट में डाल रखा है, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज है, वो याद रख लेंगे। बट यूजुअली होता है एक पर्सन का अकाउंट। पर्सन का अकाउंट, डेटर या क्रेडिटर। डेटर मतलब जिसने मेरे को पैसे देने हैं, जिसने मेरे को पैसे देने हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने हैं, राइट? और क्रेडिटर मतलब जिसको मेरे को पैसे देने हैं, मेरा सप्लायर, राइट? तो हम इनका अकाउंट बनाएंगे, हम लिखेंगे कि हाँ इस बंदे ने इस डेट पर मेरे से पैसे लिए थे, और फिर जब उसके पैसे आएंगे वो भी हम इस साइड लिख देंगे, और फिर हम अकाउंट को बंद कर, ठीक है? रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट बेसिकली आपका एसेट्स को लेके होता है, एक रियल चीज को। रियल रियल अकाउंट में इंटेंजिबल चीजें भी तो आती है, उन्होंने ढंग से लिखा नहीं हुआ है, हम गूगल से देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इतनी सारी होती है, ये शॉर्ट में निपटा देते हैं, गूगल से पढ़ते हो वर्सेस पर्सनल वर्सेस, आओ डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल में मैं सही कह रही थी, यहाँ पे इंडिविजुअल्स, कंपनीज और एंटिटीज है ना, तो यहाँ पे मैंने बताया था एक बैंक अकाउंट आता है और एक यहाँ पर इंसान का अकाउंट आता है, इससे ज्यादा तुमको भी करने की जरूरत नहीं है ये सब,
आएगा तो मैं पढ़ा दूंगी, बट आई डोंट थिंक इसके ऊपर तुमको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन का अकाउंट होता है, हमने पढ़ लिया था, राइट। और कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरे को पैसे देने हैं, या जिसको मेरे को पैसे देने हैं, क्योंकि जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कॉफी शॉप है, मेरी कंपनी है, मेरे सप्लायर की भी तो कंपनी होगी, है ना। तो मैं लिखूंगी कि मेरे को अपनी सप्लायर की कंपनी को इतने पैसे देने हैं, राइट। तो ऐसा पर्सन का अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या लिखा है, रियल अकाउंट में लिखा है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। इतनी देर से टैंजिबल इनटैंजिबल वर्ड आ रहा है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ इसका क्या मतलब होता है। टैंजिबल मतलब बेसिकली समथिंग आई कैन टच एंड फील। कॉफी का कप, टच फील, राइट। टैंजिबल कहते हैं जिसको हम छू सके, जिसको हम छू के फील कर सके। इनटैंजिबल जिसको हम सिर्फ फील कर सकते, सिर्फ फील। जैसे मान लो कि तुमने तुमने एक स्पा सर्विस बुक करी अर्बन क्लैब से, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ आ रहा है, क्या तुम्हारे हाथ में तुम्हें दे रही है ना, कि ये इसको स्पा कहते हैं, इसको रखो, ऐसा तो नहीं होता है। स्पा वो तुम्हारे ऊपर करते हैं, तुमको वो चीज फील होती है। तो इनटैंजिबल वो वाली चीज जिसको सिर्फ फील कर पाए, राइट। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जो हमारा टैंजिबल एसेट हो सकता है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसका एग्जांपल क्या होगा, कैश, मशीनरी, लैंड। इसको आप छू सकते हो। पेटेंट और गुडविल को आप छू नहीं सकते। पेटेंट और गुडविल का क्या मतलब है, पेटेंट मतलब बेसिकली मान लो आपने कोई एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे मान लो जिसने चैट जीपीटी बनाया था, राइट। पहले चैट जीपीटी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो उसने एक अलग टाइप का एआई बना दिया, तो अपने एआई को पेटेंट करवा लेता है। पेटेंट मतलब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो वो पेटेंट बनवाना, वो पेटेंट भी तो आपका एसेट है। वो आपका एसेट क्यों है, क्योंकि उसकी वजह से आपको पैसा इतना सारा जनरेट हो रहा है। कोई आपकी कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही वो चीज बना सकते हो। तो आपको कितना फायदा हो रहा है, राइट। वो आपके कितने पैसे जनरेट करवा रहा है। जैसे जब कोरोना आया था तो कितने लोगों ने वैक्सीन प्रोड्यूस करी थी, राइट। तो लोगों ने अपने फॉर्मूला को, वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला होता है उसको लोगों ने पेटेंट करवा लिया था कि इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। उससे उनको कितना फायदा हो रहा था, क्यों कितना फायदा हो रहा था, क्योंकि वो महंगे महंगे में बेच रहे थे और कोई उनकी कॉपी भी नहीं कर सकता, राइट। तो पेटेंट होता है इनटैंजिबल एसेट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो कि आपका ये एसेट है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। कि आपके हाथ में आता है कुछ, हाथ में कुछ नहीं आता है आपके, राइट। उसको आप टच नहीं कर सकते हो, पर आप उसको फील कर सकते हो। गुडविल क्या होता है, गुडविल मतलब बेसिकली बिजनेस की नाम, बिजनेस की रेपुटेशन। जैसे अगर हमारा हल्दीराम है, हल्दीराम की गुडविल, गुडविल अच्छी इच्छा, गुडविल मतलब गुड वर्ड तोड़ो, गुडविल, गुडविल अच्छी इच्छा। तो गुडविल जो होता है बेसिकली कंपनी का नाम, शोहरत, उसके नाम की वजह से उसकी शोहरत है ना। मान लो कोई एक नई कंपनी आती है, ठीक है, और मार्केट में हल्दीराम है, ब्रिटानिया है ना, बालाजी है, अलग अलग ये सारी नमकीन है। वो नई कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो इनके आगे लड़ नहीं पाई, क्योंकि ये लोग कितने टाइम से हैं, इन लोगों का कितना नाम है, लोग इनको जानते हैं, लोग इन्हीं से खरीदना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें कंपनी का खरीदना है, हम इन्हीं का लेंगे, है ना। तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो गुडविल यही हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे नाम की रेपुटेशन। ठीक है, तो अभी इसको भी तुम हाथ में तो ले नहीं सकते कि ये लो, ये आपकी 2 किलो रेपुटेशन, करोगे ऐसे, नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसको भी हम इंटैंजिबल एसेट कहते हैं। एसेट अगेन जो आपको पैसे जनरेट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, एंड में आपका यही गोल होता है कि पेटेंट भी यही करता है, गुडविल भी यही करता है, आपको पैसे जनरेट करवाने में हेल्प करता है। तो आपके रियल अकाउंट इन्हीं चीजों के बनते हैं, जो आपके टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट हो। ठीक है, टैंजिबल विच यू कैन टच, इनटैंजिबल विच यू कैन ओनली फील। ठीक है, आगे तीसरा टाइप का अकाउंट लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब अब जो सारे अकाउंट बचे वो नॉमिनल अकाउंट हो गए, जो आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट हो गए, या आपका जो प्रॉफिट का अकाउंट हो गया, वो सारा आपका नॉमिनल अकाउंट में ही आता है। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सैलरी, रेंट। तो इन दोनों के अलावा जो भी अकाउंट बचे, बेसिकली ये समझ, है ना, बचे कुछ अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जो भी आपके अकाउंट बचे, यहाँ पे सेल्स का अकाउंट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पता नहीं आएगा कि नहीं, तुम्हारा आएगा तो पढ़ाएंगे हम। सैलरी का अकाउंट हो गया, रेंट का अकाउंट हो गया, कुछ भी अकाउंट तुम्हारे दिमाग में आए जो तुम्हारा या तो ना तो पर्सन का अकाउंट है, ना तुम्हारा कोई एसेट का अकाउंट है, वो सारा तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट रहेगा। बेसिकली तुम्हारे खर्चों का अकाउंट है। ठीक है, जो भी तुम्हारे खर्चे होते हैं, अगर मेरी कॉफी शॉप चल रही है, मेरे कॉफी बीन्स पे खर्चा हो रहा है, मेरा दूध पे खर्चा हो रहा है, तो इनका इंडिविजुअल मैं अकाउंट बनाऊंगी और वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, राइट। उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं और इनकम भी रिकॉर्ड होती है सारी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो दिस इज योर पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल मतलब किसी पर्सन का अकाउंट या किसी और एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब आपके एसेट का अकाउंट, वो चाहे टैंजिबल हो चाहे इंटैंजिबल हो। बचे हुए सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, जो बेसिकली आपके खर्चों का या आपकी गेन्स का, आपके इनकम का अकाउंट। ठीक है, सैलरी, रेंट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, सेल्स आपका एग्जांपल होगा, सारे खर्चों का अकाउंट। मैंने कॉफी बीन्स दूध ये सब भी बताया आपको, है ना। तो ये हमारा अकाउंट होगा। इसमें किसी को डाउट है पर्सनल, रियल, नॉमिनल में? क्लियर नहीं दिख रहा है?
क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है भाई? स्क्रीन तो बहुत साफ है मतलब। आपको पीपीटी मिलेगी, आप चिंता मत करो, आप पीपीटी से पढ़ लेना। अभी आप जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लो, फिर मैं क्या करूँ। किसी कोई डाउट है? हो सकता है अभी नेट में दिक्कत हो स्वीटी, वरना क्लियर तो दिखना चाहिए मतलब। मेरा तो ठीक ही लग रहा है मेरे को नेट। किसी को और दिक्कत आ रही है देखने में तो बता दो मेरे को। कोई डाउट है तो वो भी बता दो मेरे को। एनीबडी एनीथिंग? किसी और को कोई डाउट? पर्सनल रियल कंपनी 7 स्लाइड है। गाइस देखो कितना आराम से पढ़ाती हूँ मैं। देखो मैं तुम्हारी 20 स्लाइड और मुझे 7 पे बैठ के पूरा करना है भाई इसको। कोई डाउट है तो बताओ, लेकिन हम आराम से भी चल सकते हैं। ऑल किल क्या? ऑल किल क्लियर? क्या स्पेलिंग लिखी है तुमने? मजे चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे? माही क्या लिख रही है? जल्दी लिखो माही। प्लीज ये मत लिखना अटेंडेंस कैसे मार्क होगी या फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लास है, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकती। कोई डाउट है क्लास का तो प्लीज पूछ। चलो मैं पढ़ लूंगी तुम्हारा डाउट। नहीं क्लियर है? अच्छा ये लिख रही थी क्लियर नहीं दिख रहा है? तुम्हें भी क्लियर नहीं दिख रहा है? आ, मैं अब स्लाइड्स खोल रही हूँ। अगर स्लाइड्स भी क्लियर ना दिखे तो मेरे को बताओ, ठीक है? देखो ये स्लाइड्स हैं, ठीक है? वो हो सकता है मैं गूगल पे कर रही हूँ तो तुमको क्लियर ना आए। कि तुमको ये स्लाइड्स क्लियर दिख रही हैं? एक बार मैं तुमसे दोबारा पूछ लेती हूँ। ये जो स्लाइड्स थी क्या ये क्लियर दिख रही थी, या इसमें भी दिक्कत आ रही थी? इसमें भी दिक्कत आ रही तो फिर मैं अपना नेटवर्क चेंज कर दूंगी। ठीक है माही तुम बताओ मेरे को। एक और लड़की थी जो दूसरी, प्लीज बताओ मेरे को। अगर स्लाइड्स क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं इंटरनेट चेंज कर दूंगा। आई एम ग्लैड यू लर्न न्यू थिंग्स, बट अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। हम थम जाओ, थम जाओ। 15 मिनट और पढ़ना है। स्लाइड्स क्लियर दिख रही थी गाइज? अगर वो भी क्लियर नहीं दिख रही तो मैं नेट चेंज कर दूंगी। स्लाइड्स भी क्लियर नहीं दिख रही हैं? ऐसा कैसे हो रहा है? अपना नेट चेंज कर लेती हूँ, बट ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी लोगों के पास भी हो रहा है क्या? या इन लोगों के नेटवर्क में दिक्कत है और ये मेरे को बोल रहे हैं? सब ठीक है। अब ये क्या हो रहा है बताओ, मैं क्या करूँ? तुम लोग फोन से देख रहे होगे, तुम्हारा नेट खराब हो रहा होगा, तुमको दिक्कत आ रही होगी। मैं फिर भी नेट चेंज कर देती हूँ, टेंशन मत लो, सबका भला करेंगे हम एक साथ। दूसरा नेट आ जा भाई। आजा आजा। एक सेकंड। शिट शिट शिट। ओके क्लास चल रही है ना? चल रही है, चल रही है, क्लियर है क्लियर है। चल रही है ना क्लास? एकदम से गायब तो नहीं होगी थी ना मैं? ऑल गुड। ओके लेट्स डू दिस। ओके फ्रॉम करंट स्लाइड हमने पर्सनल रियल नॉमिनल भी पढ़ लिया है। अभी हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े थे। आपको एक स्लाइड मिलेगी तो आप इसको दोबारा रीड कर सकते हैं, बट इसमें जो जो लिखा है हमने सब रीड कर लिया। ठीक है आगे चलते हैं। द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आई होप आपके टैली में काम आने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें तीनों में सेम चीज लिखी है। क्या सेम चीज लिखी हुई है? एक एक करके पढ़ेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, कैसे समझाऊंगे? हाँ इसमें तो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट क्रेडिट भी तुमको ढंग से नहीं पता होगा अभी। हाँ। अच्छा चलो सबसे ज्यादा सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बैंक का। जब आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आपको अकाउंट में नोटिफिकेशन आता है ना कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस, आता है। और फिर जब पैसे आते हैं तो अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस, याद होगा सबको। तो हमें उस टाइम समझ आया होगा, अगर सबको याद है ये, तो डेबिट का मतलब होता है कि हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट से निकल रहा है, और क्रेडिट मतलब अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है आ रहा है।
राइट, वो चीज समझिए। तो उसी के अलाइन लाइन पर बेस, यहाँ पे ये जो हमारी लाइंस हैं ये लिखी हुई है डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट में एक्चुअली मेरे को ना आपको एंट्रीज करके दिखानी पड़ेगी जर्नल और लेजर की, जो मेरे को लग रहा है कि कल टैली प्राइम में ही होंगी। मैं उसी टाइम आपको एक कंसेप्ट समझा दूंगी, अभी मैं आपको समझाऊंगी मुंह से तो आपको एक कंसेप्ट समझ नहीं आया। ठीक है, तो हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे चलते, ऑर्गेनाइजिंग द रिकॉर्ड्स, ग्रुप्स और लेजर्स। देखो अभी ये वो लेजर वर्ड आ गया, लेजर मतलब बेसिकली टेबल बनाना होता है। ठीक है, ग्रुप्स का लिखा है, ग्रुप्स आर मेन फोल्डर्स यूज टू ऑर्गेनाइज अकाउंट्स। यहाँ पे ग्रुप्स, ग्रुप्स में चलो पढ़ लेते हैं एक सेकंड। लेजर्स तो वही हो गए, मैं वो कहती टेबल्स बनाते हो आप हर चीज के, कि अगर मैं, मेरा कोई सप्लायर है, मेरा उसके साथ कुछ उधारी चल रही है, मैंने सप्लायर का टेबल बना दिया। एक तरफ मैंने लिख दिया कि मेरे को सप्लायर को इतने 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 पैसे देने हैं, एक तरफ फिर मैंने लिख दिया जब मैंने सप्लायर को पैसे दिया और मैंने वो अकाउंट बंद कर। ठीक है, अगेन सेम, अगर मेरा कोई डेटर है जिसने मुझसे पैसे ले रखे तो मैं उसका भी अकाउंट बनाऊंगी। वो लिखेगा कि मेरे को ये पैसे ऐसे, मेरे को, मैं लिखूंगी मेरे को ये पैसे इसने देने हैं, फिर वो दे देगा तो मैं उसका अकाउंट बंद कर दूंगी। तो लेजर बेसिकली एक टेबल होता है, राइट। हर चीज का अलग टेबल हो सकता है, सैलरी का अलग टेबल होगा, रेंट का अलग टेबल होगा। जो आपने तीनों टाइप के अकाउंट पढ़े हैं ना, तीनों टाइप के अकाउंट, इन सबका अलग अलग टेबल बनता है। राहुल का एक टेबल बना, बैंक का एक टेबल बना, कैश का टेबल बना, फर्नीचर का टेबल बना। तो उस टेबल में केवल उस चीज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बट उसका डबल इफेक्ट आता है। अकाउंट्स होती है ना, अकाउंट्स डबल एंट्री होती है। डबल इफेक्ट क्यों आता है? डबल इफेक्ट इसलिए आता है कि मान लो आपने एक टेबल बनाया फर्नीचर का, आपने एक टेबल बनाया कैश का, राइट, और आपने कैश से फर्नीचर खरीदा, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि ये मेरा फर्नीचर आया और इसके लिए मैंने कैश दिया। और आप कैश में भी लिखोगे कि मेरा यहाँ मैंने फर्नीचर खरीदा है और इसके लिए मेरे कैश कम हो, राइट। तो हर एंट्री का डबल इफेक्ट आता है। आप कोई भी एंट्री उठा लो, सैलरी, सैलरी में क्या होगा, आप एक तरफ उस बंदे का अकाउंट बनाओगे जिसको आप सैलरी दे रहे हो, और फिर आप या आप बना दोगे डायरेक्टली एम्प्लॉई अकाउंट, है ना, कि सारे एम्प्लॉइज का इसमें अकाउंट आ जाएगा। तो आप एम्प्लॉई को सैलरी दे रहे हो तो आप एक तरफ लिखोगे कि मैंने एम्प्लॉई को कैश दिया, और कैश में लिखोगे कि यहाँ पे कैश कटा है क्योंकि मैंने एम्प्लॉई को पैसे दिए। ठीक है, आप किसी को उधारी दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि हाँ मैंने इसको सेल करी तो मेरी इस पे मेरी उधारी आ गई, राइट। और आप सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे कि इस बंदे को मेरे को पैसे देने हैं क्योंकि मैंने इसको सेल किया। तो हर अकाउंट की दो एंट्रीज होती है, दो अकाउंट्स में एंट्रीज होती है, राइट। कि कहाँ से, कोई भी एग्जांपल इसमें से उठा लो, आपने बिल्डिंग का एग्जांपल उठाया तो आप बिल्डिंग के अकाउंट में क्या लिखोगे कि आज मैंने ये बिल्डिंग खरीदी और इसको मेरे को बिल्डिंग के पैसे देने हैं, राइट, मेरे ऊपर इसकी उधारी है, मेरे को इसको पैसे देने। और फिर आप उस बंदे के अकाउंट में लिखोगे कि मैंने इससे बिल्डिंग खरीदी और इसको इतना कैश देना है। तो दो एंट्रीज हो रही है, आप समझ रहे हो, हर चीज की दो एंट्रीज है। आपने फर्नीचर खरीदा और आपने कैश से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर के अकाउंट में भी एंट्री होगी, कैश के अकाउंट में भी एंट्री होगी, राइट। आपने रेंट दिया, आपने रेंट जो है, मान लो आपने रेंट मान लो कैश में ही दे दिया, तो रेंट के अकाउंट में भी एंट्री होगी, कैश में भी एंट्री होगी। ठीक है, आपने किसी को कॉफी बेची बट आपने उसको कॉफी डेट पे बेच दी, राइट, उसको आपको पैसे देने हैं, मतलब क्रेडिट पे बेच दी, उसने आपको पैसे देने हैं, वो आपको डेटर है, तो आपने उस बंदे का अकाउंट बनाया, आपने उसमें भी एंट्री करी कि इसको मैंने कॉफी बेची है, इसने वो कैश देना है, और आपने कैश के अकाउंट में भी लिखा कि इससे कैश आ गया, इसको मैंने कॉफी बेची, राइट। तो दो एंट्रीज हर चीज की होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अगर आपको कैश आ रहा है तो आप कैश का अकाउंट इन्वॉल्व कराएंगे, अगर कैश नहीं आ रहा है तो आप डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व कराएंगे, राइट, कि ये बंदा मेरा डेटर है, इसने मेरे को पैसे देने हैं, तो उसका अकाउंट हमने इन्वॉल्व कर दिया। हर चीज की दो एंट्रीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी दो एंट्री नहीं है। इनफैक्ट कैश और बैंक की भी दो एंट्री है, कि मैंने बैंक से पैसा निकाला या मैंने बैंक में पैसा डाला। कैश टू बैंक मतलब, कैश टू बैंक मतलब कि तुम लिखोगे बैंक के अकाउंट में कि मेरे बैंक में पैसे कम हो गए क्योंकि मैंने कैश निकाल लिया, और तुम कैश अकाउंट में लिखोगे कि मेरा कैश बढ़ गया क्योंकि मैंने बैंक से कैश निकाल लिया। हर चीज की, तुम मेरे को कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, तुमको मैं बता दूंगी उसकी दो एंट्री कैसे। हर चीज की दो एंट्री होती है, इसको डबल एंट्री कहते हैं, अकाउंट्स बेस्ड डबल एंट्री पे होता है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट भी उसी से रिलेटेड है। बाकी मैं लेजर समझा रही थी इसमें कि आपने सैलरी का लेजर बनाया, आपने कैश का लेजर, लेजर मतलब टेबल हो गया बेसिकली। ठीक है, आपने सैलरी का टेबल बनाया, आपने कैश का टेबल बनाया, सेल्स का टेबल बनाया, आपने सेल्स में लिखा कि ये सेल हुई है, इससे इतना इतना कैश मिला है और इससे इतने इतने लोगों को मैंने उधार पे बेचा है। दो चीजें आपने लिखी कि इतना इतना कैश मिला है, इतने इतने लोगों को उधार पे भेजा है। फिर आप कैश के अकाउंट में आए, आपने लिखा कि इतनी इतनी सेल हुई है और इससे कैश मिला है। फिर आप उधारी वाले अकाउंट पे और आपने लिखा ये सेल हुई है और ये उधार पे सेल। समझ रहे हो कैसे डबल एंट्री हो रही है ना। सेल की एंट्री हुई, फिर उससे डेटर की एंट्री हुई, फिर उससे कैश की भी एंट्री, है ना। तो डबल एंट्री, हर चीज का डबल इफेक्ट आ गया। ठीक है, आगे चलते, सेटिंग ऑफ द बिजनेस टाइमलाइन। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस होता है यूजुअली वो हमारा बिजनेस का जो ईयर होता है, यूजुअली हम उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और वो ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके
31 मार्च तक होता है। आपका जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर नहीं होता है वो। जो फाइनेंशियल ईयर या जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 12 मंथ पीरियड फॉर रिपोर्ट्स, टैक्सेशन एंड बिजनेस प्लान, इसी को कहते हैं। मतलब एक हमारा जो कहते हैं ना, आई डोंट नो, बिजनेस न्यू ईयर कहते हैं कि हमारा धंधा शुरू हो रहा है, वो 1 अप्रैल से महीना स्टार्ट होता है उस चीज का। ठीक है, और 12 मंथ पीरियड फॉर टैक्सेशन, रिपोर्ट्स एंड बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, ओके, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी एड्रेस, जीएसटी डिटेल्स, ये आप आएगा धीरे धीरे आगे समझोगे, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड है। ठीक है, तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो ईयर आपका फाइनेंस के लिए होता है, जो ईयर आपका अकाउंटिंग के लिए होता है, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है, वो ईयर जो होता है हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च को मानते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनल ईयर होता है न्यू ईयर वाला, जनवरी से दिसंबर वाला, वो आपको पता है। आप स्कूल लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जाते हो, आपका स्कूल 1 अप्रैल को शुरू होता है ना। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर, इसको बस टर्म दे दिया गया है, कुछ यूनिक नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर मैडम क्या उठ गया एकदम से। बट जो बिजनेस है, बिजनेस अपना जो बही खाता मेंटेन करते हैं ना, वो इस साल के हिसाब से मेंटेन करते हैं, इस 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाले साल के हिसाब से मेंटेन करते हैं। अगर आपको उनके पूरे साल का बही खाता चाहिए तो वो इसी हिसाब से हो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च की उनकी पूरी साल की बुक्स, राइट, इस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। अगर जनवरी से दिसंबर करते होते तो जनवरी से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर हो जाता, राइट। फरवरी से करते होते तो फरवरी से अगला फरवरी हो जाता। तो फाइनेंशियल ईयर इज बेसिकली कि अगर एक साल का आपको उनका बही खाता देखना है तो उनका साल स्टार्ट का होता है और उनका साल एंड का होता है। जैसे आपका स्कूल भी इसी टाइम में स्टार्ट एंड होता है, राइट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका स्कूल का ईयर भी होता है। तो फाइनेंशियल ईयर एक कंपनी का बही खाता मेंटेन करने का साल भी यही। ठीक है, मैनेजिंग द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नया टर्म आ गया, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इन्वेंट्री आपका आइटम्स का स्टॉक। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कोई ऐसी दुकान है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचती है। मान लो सैमसंग का शोरूम है या जियो का शोरूम है, तो इनके पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे? उनके पास लैपटॉप्स होंगे, उनके पास फोन्स होंगे, उनके पास चार्जिंग वायर्स होंगी, उनके पास टीवी भी होंगे, उनके पास रेफ्रिजरेटर भी होंगे। जेठालाल की दुकान याद करो भाई, जेठालाल की दुकान में क्या नहीं था, है ना? टीवी था, रेफ्रिजरेटर था, वॉशिंग मशीन था, लैपटॉप था, फोन था, सब था, राइट। तो वो चीजें, ये चीजें, ये जो स्टॉक पड़ा होता है आपके पास, इसको बेसिकली हम इन्वेंट्री कहते हैं, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री, गुड्स आइटम्स अ बिजनेस स्टोर्स और सेल्स टू प्रिवेंट स्टॉक कंफ्यूजन। इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं पढ़नी है बेसिकली। ये सामान जो लोग बेचते हैं, जो उनका पास स्टॉक पड़ा होता है, इसको बेचते हैं जिसको दे कैन अर्न मनी, इसको इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उन्हीं चीजों की होती है जिसमें आपका धंधा होता है, राइट। अगर आप एकदम से मान लो कि आप धंधा कर रहे हो और एकदम से आपकी बेटी आ जाए, कहे 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 पापा पापा मैं आज नींबू पानी बेचूंगी आपकी दुकान से, तो वो आपका धंधा नहीं है। वो कभी कभी कोई ऐसे आ जाता है, कोई कुछ कर देता है, तो वो आपका धंधा नहीं है। जो वन टाइम सेल होती है वो आपका इन्वेंट्री नहीं है, वो आपका धंधा नहीं है। जो चीज आप रेगुलरली बेच रहे हो उसके स्टॉक को इन्वेंट्री। ठीक है, जो चीज आप रेगुलरली बेच रहे हो, अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, मेरा चार्जर, मेरा रेफ्रिजरेटर, मेरा टेलीविजन और मेरा वॉशिंग मशीन, ये मेरा रेगुलरली सोल्ड आइटम्स है, तो इसके स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, जो भी है मैंने आपको समझा दिया। हाँ, हाउ वी मेजर, ये तो सबको पता ही है ऑब्वियसली। चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग जीएसटी इन द रियल वर्ल्ड। जीएसटी इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, इट्स अ न्यू कंसेप्ट, बट हम यहाँ पे जितना शॉर्ट में भी दे रखा है उतना पढ़ लेते हैं, फिर टैली पर के साथ हम ज्यादा पढ़ लेंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म पहली बात होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो आप कोई गुड्स बेचते हैं, आप कोई सर्विस बेचते हैं, तो ये हमेशा उस पे लगा होता है। आप एक छोटा सबसे रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि आप किसी भी कैफे पे जाएंगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा? आपको आपका बिल दिखेगा और नीचे लिखा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपने देखा होगा वो लिखा होता है आगे @2.5%, @2.5%। तो आपके बिल पर 2.5% स्टेट को जाता है, आपके बिल पर 2.5% सेंटर को जाता है। 2.5% आपके बिल पे स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 2.5% आपके बिल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और वो अमाउंट वहां लिखा होता है, फिर आपका वो टोटल है, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम ही इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो पैसे गुड्स पे लगते हैं, जो गुड्स बेचे जाते हैं, या जो पैसे सर्विस पे लगते हैं, जो सर्विसेज बेची जाती हैं, उसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। सबसे इजी एग्जांपल मैंने दिया कि आप किसी कैफे में जाते हो, आपका बिल आता है, तो आप देखते हो कि उसमें लिखा होता है सीजीएसटी @2.5% और एसजीएसटी @2.5%। सी मतलब सेंट्रल, मतलब 2.5% आपके बिल का टैक्स सेंटर को जा रहा है, 2.5% आपकी स्टेट को जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप किसी भी चीज को खरीदेंगे उस पे लिखा होगा। आप आज की डेट में कोई भी बिल उठा के देख लीजिए कि आपने शॉपिंग करी, आपने जूते खरीदे, चप्पल खरीदे, या अपना आप अपना कोई अमेजोन खोले, है ना, या फिर आप अपना मिंत्रा खोलें, आप किसी भी चीज का रिसिप्ट निकाल लें, वो चेक करते हो, अगर मैं कोई रिसिप्ट आपको दिखा सकूं मेरी लेटेस्ट परचेज का, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी जरूर लिखा होगा। ठीक है? आईजीएसटी हो सकता है लिखा होगा, कंफ्यूज मत हो, देखना देगा। हम्म। ये है इसका ऑर्डर डिटेल्स तो है यहाँ पे, ऑर्डर इनवॉइस नहीं है। टोटल नहीं, इसमें नहीं है। अगर मैं कल एग्जांपल्स लेंगे, मेरे को फिलहाल दिख नहीं रहे और मैं क्लास खींचना नहीं चाहती हूँ आपको, आई होप एक रफ आइडिया लग गया हो। कल मैं एग्जांपल्स लेंगे बहुत सारी रिसीट्स के, जिसमें आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होता है, बट आप इसके नाम को ही बहुत ध्यान से समझे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आपने गुड्स बेचे या आपने सर्विस बेची, अगेन अर्बन क्लैप वाली जैसे सर्विस होगी, ये कोई स्पा करवा रहा है तो उसके बिल में टोटल में एंड में जीएसटी लिखा हो, राइट। आपने कोई भी गुड बेचा, आपने कोई भी सर्विस बेची, या एग्जाम्पल देखो लिखिए रेस्टोरेंट बिल्स, शॉपिंग, मोबाइल रिचार्जेस, है ना, तो उनपे जीएसटी लगता है। तो अब क्या होता है, जीएसटी का एक्चुअली होता क्या है कि जो रेस्टोरेंट है वो आपसे ये सर्विस टैक्स कलेक्ट करता है, और फिर वो ये जाके गवर्नमेंट को सबमिट करता है ना, आपसे नहीं करवा रहा है वो, आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। ये पता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है कि हमको गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, पर इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वही गवर्नमेंट है ना, पूछ लेती है कि आपने तो हमें कम पैसे दिए, हमारे तो ज्यादा पैसे बन रहे हैं, तो फिर आप उनको वो रिकॉर्ड दिखा सकते हो कि देखो ये ट्रांजैक्शन हुई थी मेरी, और ये आपका बन रहा था, और ये मैंने आपको भेजा, राइट। तो वो आपसे पैसे लेते हैं, ये टैक्स के पैसे भी वो आपसे लेते हैं, और फिर वो ये आगे गवर्नमेंट में जमा कर, ठीक है। द ग्रेट अकाउंटिंग शिफ्ट मैनुअलाइज्ड टू कंप्यूटर। पहले बही खाता, देखो उस पे लिखा भी हुआ है ऊपर बही खाता। पहले लोग हाथ से बही खाता मेंटेन करते थे। आज की डेट में भी आपने बहुत सारे किराने की दुकान पे देखी होगी कि वो नोटबुक खोलते हैं, लिखते हैं कि अच्छा अच्छा आपका ये नाम है, अच्छा अच्छा आपका ये अकाउंट रहेगा, इतना पैसा रहेगा। बट जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी भी बड़ी होती हैं, वैसा लैपटॉप पे वो एक्सेल के थ्रू या किसी भी थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे टैली प्राइम है, इसके थ्रू वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखती है। क्योंकि बही खाता जो है फट जाता है, गुम जाता है, स्लो प्रोसेस है, यहाँ लिखा हुआ पड़ा क्या क्या लिखा है, डन यूजिंग रजिस्टर्स। अब कितने रजिस्टर इकट्ठे करते जाओगे, क्या ये ऐसा ऐसा गट्ठा बना के रखोगे, फिर देखोगे किसी का नाम कहाँ है। अगर टैली प्राइम में आप वहां फटाफट ऐसे टक 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 करके नाम सर्च कर सकते हो, राइट। तो ऐसा अकाउंट मेंटेन करना, प्रोसेस स्लो है। आप समझो छोटे मोटे किराने हैं, उनका रोजमर्रा का काम है, कोई उनके पुराने खाते काम भी नहीं आते हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो जब आप किसी होटल में चेक इन भी करते हैं आज की डेट में, तो अभी भी कई बार किसी किसी होटल्स में आपका ऐसा ऑनलाइन हो जाता है ना, ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप में हो जाता है। बहुत बार होता है कि आपको वो नाम लिखवा के आपसे साइन करना है, राइट। तो ये बिजनेस के स्केल पे भी डिपेंड करता है, राइट। हो सकता है उनको ऐसा ऑनलाइन शिफ्ट होने में उनका कोई फायदा ही ना हो, क्योंकि कितनी ट्रांजैक्शन की 4 ट्रांजैक्शन होती है, तो इनको ऑनलाइन क्यों शिफ्ट होना है, राइट। बट अगर आप ऐसा कॉफी पीने जाओगे तो आप सही खाता नहीं लिखवाएंगे कि हाँ ये कॉफी है, ये इतने की आई है, ये इतना हो गया, साइन कर दो। वो आपको ऑनलाइन, आपको उनके आगे कंप्यूटर पड़ा होता है, वो बोलते हैं हाँ बताओ क्या चाहिए, कितनी चाहिए, वो लिखते हैं वहां पे, टाइप करते हैं, है ना। तो ऑनलाइन वो चलता है आजकल, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डन यूजिंग रजिस्टर्स। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या लिखा है, स्लोअर प्रोसेस है, हाई चांस ऑफ ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर है ना, अगर कोई चीज 100 रुपए की है, गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, कोई चीज 100 रुपए की है, एक जीरो कम लग गया, है ना। गलती है कि नहीं, गलती तो इसमें भी हो सकती है, बट ये आप ढूंढ लोगे फटाफट, देखिए आप सर्च करोगे कि हाँ ये किसका कम बिल है, किसका ज्यादा बिल है, उसमें आप सर्च कैसे करोगे, उसमें बैठ के पढ़ोगे, गलती के चांसेस ज्यादा है ना। वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज डेटा, हार्ड टू करेक्ट मिस्टेक्स। हाँ क्या करोगे, क्या काट काट करके लिखोगे उसको, अच्छा ये गलत हो गया काटो, अच्छा इसको डिस्काउंट दे दिया काटो, अच्छा इसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया काटो। कंप्यूटराइज में तो फटाफट वहां जाके एडिट कर सकते हैं, इसमें क्या करोगे, काटा पीटी करते रहोगे। कुछ मेंटेन नहीं हो पाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के हमने बहुत सारे फायदे देखे कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूजुअली उनको वो यूज करती हैं, ये फास्ट है, इसको कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं किसी की हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं है किसी का डिस्काउंट समझ नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे हमने एक्सेल में भी देखा था कि हमने कितने अलग अलग तरीकों से कैलकुलेशन करी, टैली प्राइम में भी करेंगे, बही खाते में गएगा, बही खाते में हाथ से कैलकुलेट करके देखो, वहां लिखूंगी, है ना।
तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ इनबिल्ट होता है। इंस्टेंटली रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ्स या चार्ट्स बने हुए हैं, आपको इंस्टेंटली ये रिपोर्ट से पता भी चल जाता है कि आपकी सेल किस महीने में ज्यादा हुई या किसकी वजह से ज्यादा हुई, है ना? तो एकदम से आंखों के आगे एक बहुत क्लियर इमेज पब्लिश हो जाती है, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड है। ओके, आई थिंक हमारा टैली का ही अभी इन्होंने शुरू कर दिया है, तो हम ये कल कर सकते हैं। मेरे को आपको इससे पहले बस बेसिक अकाउंटिंग समझानी थी, तो अब हम टैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और टैली है ना, फिर हम साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे हम एक्सेल में करते थे, है ना? तो ये अगेन अकाउंटिंग इसमें बेसिक जो यूज होनी थी, मैं आपको बस वो समझाना चाहती थी, ताकि ये शब्द आए तो आपको ये शब्द बहुत नए नए ना लगे, कि अकाउंट क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है ना? ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना क्या होता है, जीएसटी क्या, मेरा आज आज का एम यही था कि मैं आपको इन वर्ड से फेमिलियर करवा दूं, और कल से हम जब टैली पढ़ेंगे तो हम बची हुई स्लाइड्स उसी के साथ साथ कवर करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। किसको कोई डाउट होता है? ओहो हो, आपको पता है 18%, एक्चुअली बहुत सारे रेट होते हैं, 5% भी होता है, 18 होता है, 12 होता है, 28 भी होता है, बहुत रेट होता है। मैं ले आऊंगी स्लाइड्स, टेंशन मत लो, सारी स्लाइड्स पढ़ेंगे इस बारे में। बट मेरे को आज बस टर्म्स को फेमिलियराइज करवाना था, बिकॉज देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको वो टर्म्स ही ना पता हो। तो आपको आज रफ आइडिया लग गया, अब ये टर्म बार बार आएंगे तो मैं दोबारा रिवाइज भी करवा दूंगी, किसी में डाउट होगा तो। बाकी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना क्लास खत्म हो चुकी है।